नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में बहुत स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे दो सीटों धरियावद और वल्लभनगर में हो रहे उपचुनावों को लेकर, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही जीत के लिए दाव लगा रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस राज्य में कराए गए विकास कार्यों के दम पर जनता के बीच में जाकर वोट मांग रही है, तो वहीं मुख्यमंत्री गहलोत ने कांग्रेस के पक्ष में लसाड़िया, झल्लारा, मुंगार और कुरावड़ में चुनावी सभाएं की हैं। इस दौरान वो केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर बरसते हुए नजर आए। कांग्रेस के पक्ष में उन्होंने वोट भी मांगे। तो वहीं भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सतीश पुनिया ने वल्लभनगर विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के पक्ष में प्रचार किया। पुनिया ने वल्लभनगर क्षेत्र की जनता से भाजपा प्रत्याशी हिम्मत सिंह झाला के समर्थन में वोट करने की अपील की है। इस दौरान पुनिया ने कहा कि राजस्थान की जनता कांग्रेस की सरकार से बहुत पीड़ित है। लगातार प्रदेश भर में अपराध बढ़ रहे हैं। किसानों की कर्जा माफी, बेरोजगारी भत्ता जैसे अनेक मुद्दे हैं जो आज तक पूरे नहीं हो पाए। साथ ही जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। कुल मिलाकर ये दोनों ही सीटें कांग्रेस और बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई हैं। कांग्रेस जहां पर पूरी तरीके से विकास के दम पर जनता से वोट की अपील कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था को मुद्दा बना रही है। इसके अलावा विपक्ष कोई दूसरा बड़ा मुद्दा नहीं खड़ा कर पाया। बिनाबी का मीटिंग में भी ये सदियों से हमारी परंपरा रही है कि कोई जब देहांत होता है तो उनके घर बैठने जाते हैं संवेदना व्यक्त करने के लिए। इसमें कोई राजनीति नहीं होती है और उस वक्त नहीं देखते हैं ये कांग्रेस के हैं, बीजेपी के हैं, किस पार्टी के लोग हैं, कि जाति धर्म के लोग हैं, आपस में देखते नहीं है, जाते हैं लोग भाग। और उसी मंशा के साथ में गया। अभी मान लो बीजेपी गौतम भाई के लड़के को टिकट देती, मान लो कन्हैयालाल जी को, और वो उम्मीदवार होते आज हमारे उम्मीदवार के खिलाफ में होते मान लो, तब भी मैं उनके घर जाता। वो तो एक कायदे की बात होती है, उसमें राजनीति की दृष्टि को देखना मैं समझता हूँ कि दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये लोग इतने घबराए हुए हैं क्योंकि चौथे नंबर पे चल रहे हैं वल्लभनगर में। तो और यहाँ पर इन्होंने पूरा आरएसएस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं गांव-गांव भेज दिया है। आप जानते हो कि गांव में जाके वो रात को क्या करते हैं, किस प्रकार से बातचीत करते हैं, क्या लोभ लालच देते हैं, अपन जानते हैं उनको। आदिवासियों के इलाकों में जाते हैं, सब जगह जाते हैं। ये पूरे प्रदेश में, पूरे देश में इनका अलग तरह का सिस्टम होता है। इसलिए उनको हर बात में राजनीति दिखती है। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया और मुझे कह सकता हूँ कि गौतम भाई को बचाने के मैंने प्रयास किए थे। इनको नहीं मालूम है, उनसे मेरी बातचीत भी हुई थी अस्पताल के अंदर। उनके लड़के डॉक्टर, उनसे मेरी बात हुई थी। डॉक्टर से मैंने बात करी, बच नहीं पाए, बहुत कम उम्र में चले गए। तो ऐसे वक्त में जाना उचित था, इसलिए मैं गया। चुनाव प्रचार के दौरान विकास के काम के साथ में महंगाई को बड़ा मुद्दा कांग्रेस ने बनाया। क्या लगता है कि दोनों सीटों पे पूरा हिंदुस्तान देख रहा है पेट्रोल, डीजल, गैस के दाम बढ़ने का मतलब बाकी महंगाई बढ़ती है और कोई बोलने वाला नहीं है। आप देखिए कि केंद्र सरकार नहीं समझती कि भाई कि लोग क्या सोच रहे होंगे। रोड बढ़ाए जा रहे हैं और साथ में नई स्कीमें ला रहे हैं, दूसरी स्कीमें पता नहीं वो कब लागू होगी। तो पूरा पैसा इकट्ठा करो आप जनता से। क्या बीतती है नौजवानों पे जब 2 व्हीलर जाके लेके जाता पेट्रोल पंप पे, क्या बीतती है मिडिल क्लास में, क्या बीत रही है। सब लोग दुखी है महंगाई से। और 2 करोड़ का वादे किए थे नौकरी देने के, हमने यहाँ 1 लाख नौकरी दे चुके हम। तो यहाँ तो और भी चल रहा, रोज के प्रोग्राम आ रहे हैं हमारे नौकरी के। ये क्या कर रहे हैं, इनके पास कहना कुछ नहीं है। हमने बहुत शानदार काम किया 2.5 साल में। हम जनता से अपील करते हैं भाई कि आप हमारे कामों को देखो। जो हमारी योजना है, जो चिरंजीवी योजना हो मेडिकल की, चाहे दवाएं फ्री हो, बड़ी बड़ी योजना हम लेके आए। सड़कें बना रहे हैं, घर घर पानी पहुंचा रहे हैं। घर घर पानी का जल जीवन मिशन जो है, अब भारत सरकार प्रचार कर रही है। उनको पूछो, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट दे रही है, उसका नाम नहीं आएगा। तो पानी हो, चाहे बिजली हो, चाहे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, स्टेट गवर्नमेंट ने जो काम किए उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। और आगे हम क्या काम करेंगे उनको बताना चाहते हैं। हम आगे और काम करेंगे, आप हम आशीर्वाद दो। ये हमारा देह है। हम ना किसी आलोचना कर रहे हैं, ना कोई बात बोल रहे हैं। क्या कारण है कि किसान भी सरकार कोई सुन नहीं रहा, किसानों की 1 साल से बैठे हैं सर किसान। दुर्भाग्य है कि डेमोक्रेसी के अंदर 1 साल तक कोई धरना दे। कोई वर्ग है, किसान वर्ग है। पूरे हिंदुस्तान के किसान लोग इस बात को लेकर बहुत आक्रोश में है
कि 1 साल हो गया आप मना नहीं पाए किसानों को। आप या तो कन्विंस उनको करते या आप खुद कन्विंस होते, यही होता है लोकतंत्र में। वो क्यों नहीं हो रहा भाई? कोई तरीका निकालना चाहिए ना। 600 लोग मारे गए जो हम सुनते हैं, सच्चे क्या हो तो वहाँ पे बैठने वाले जानते हैं। पर आप बताइए कि किस रूप में लोग मारे जा रहे हैं। अब सर्दी और ऊपर से आ रही है, तो मुझे बहुत दुख है कि भारत सरकार किसानों पे ध्यान नहीं दे रही है, नौजवानों पे ध्यान नहीं दे रही है, आम जनता पे ध्यान नहीं दे रही है। जब महंगी बढ़ती जा रही है तो फिर वो किस पे ध्यान दे रहे हैं? ये बात क्या कारण है कि जिस मुद्दे पे भाजपा सत्ता में आई थी, महंगाई, उस पे कंट्रोल भूल गए। वो काला धन का भूल गए, रोजगार देने की बात भूल गए, महंगाई कम करने की बात भूल गए। जो 14 की स्पीच सुन लो आप मोदी जी की और नेताओं की, तो आप मालूम पड़ जाएगा कि हमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जनता कुछ समझ जाएगी। तो सुना आपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या कुछ कहना है। बड़ी बहस की शुरुआत करेंगे इसी मुद्दे पर, लेकिन उससे पहले सियासी और कुछ भी बयान लगातार इसको लेकर सामने आ रहे हैं, वो भी आपको सुनवा देते हैं। वल्लभनगर और दरियाबाद 2 विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के दौरान पार्टी के सभी प्रमुख लोग आए हैं। नामांकन से लेकर प्रचार के इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को उत्साह के साथ समर्थन मिल रहा है। इस क्षेत्र में 36 कौम के लोगों से जब संपर्क किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी जी की जनधन, आवास, उज्ज्वला, आयुष्मान इस तरीके की नीतियों के प्रति अपना भरोसा जताया है। दूसरी तरफ बहुत सारे लोगों ने बिजली के मामले को, बिलों को लेके, कनेक्शन को लेके, इस तरीके की अघोषित कटौती को लेके लोगों ने अपने सवाल उठाए हैं। ये क्षेत्र लगातार बहुत अरसे तक कांग्रेस के कब्जे में रहा। यहाँ केवल आश्वासन मिले, लेकिन बहुत सारी बुनियादी समस्याओं को ये वल्लभनगर तरसता रहा है। ये उपचुनाव 23 का ट्रायल है। वल्लभनगर की जनता से भी हमने अपील की है कि किसान कर्जा माफी, बेरोजगार, कानून व्यवस्था, ये तमाम मुद्दे हैं जो राजस्थान की जनता भी जिससे त्रस्त है और वल्लभनगर भी इससे अछूता नहीं है। हमने आश्वस्त किया कि हमारे उम्मीदवार अपेक्षाकृत नौजवान हैं, प्रतिबद्ध हैं विचारधारा के, और कोरोना के कालखंड में उन्होंने बिना किसी भेदभाव के सेवा की है। आज सेवा के तौर पर वो आशीर्वाद चाह रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जिस रीति नीति से काम करती है, मुझे लगता है ये सही समय है कि वल्लभनगर की जनता सही प्रतिनिधि चुने, सही पार्टी के साथ जाए, क्योंकि आने वाले समय में कांग्रेस लगभग मुक्त होने की स्थिति में है। देश में बदलाव कोई लाए हैं तो 70 वर्षों की राजनीति में प्रधानमंत्री मोदी जी लाए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी लाए हैं। कांग्रेस का 50 वर्षों का शासन का उनका जिस तरीके का इतिहास रहा है, मुझे लगता है कि पूरे तरीके से वो विफल हैं। जनता को भरोसा नहीं दिला पाए, नीतियों के नाते, व्यवहार के नाते, योजनाओं के नाते। और इसलिए मैं वल्लभनगर की जनता से मैंने अपील की है, संपर्क भी किया है 36 कौम के लोगों को आज भारतीय जनता पार्टी के साथ उनको सहयोग कर। तो इसको लेकर बयान भी हमने आपको तमाम सुना दिए हैं। अब चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे सुरेश गर्ग साहब, बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ रहे। इसके अलावा कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिष्ठा यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे। आप दोनों का इंडिया न्यूज राजस्थान पर बहुत स्वागत है। शुरुआत प्रतिष्ठा जी मैं आप ही के साथ करने चाहूंगी। कितना बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल यह है, बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आप देख रहे हैं क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, या फिर एक बड़ी चुनौती, ये दोनों उपचुनाव इन सीटों पर होने वाला है क्योंकि सामने चुनौती देने के लिए, टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी। आवाज नहीं। प्रतिष्ठा जी आवाज मिल रही है आपको? सुरेश गर्ग साहब आपको आवाज आ रही है? हो गई थी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सुरेश जी प्रतिष्ठा जी आवाज मिल रही है आपको भी? हाँ रंजना जी। हाँ जी आवाज। ठीक है प्रतिष्ठा जी मैं शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगी क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है। बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये जानना कि कितना बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल ये दोनों सीटों पर होने वाले उपचुनाव बनने वाला आपके लिए। एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर आप इसे देख रहे हैं क्योंकि राज्य में आपकी सरकार है, जनता ने आप पे भरोसा किया है, कुछ वादे आपने जनता से किए, या फिर एक बड़ी चुनौती के तौर पर आप इसको देख रहे हैं क्योंकि सामने टक्कर देने के लिए भारतीय जनता पार्टी? फिर से वापस करा दे, फिर गई आवाज। चलिए सुरेश जी आप किस तरीके से देख रहे हैं पार्टी का रोड मैप, क्या इन दोनों सीटों पर जीत को लिया है?
रंजना जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोनों सीटें जीतेगी। बल्लभनगर और धारियाबाद दोनों सीटें भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीत के आएगी, क्योंकि आज राजस्थान के अंदर कांग्रेस का जो कुशासन है, आज राजस्थान के अंदर बिजली और पानी से जो जनता त्रस्त हो रही है, कानून व्यवस्था से जो जनता त्रस्त हो रही है, जो ये झूठे वादे करके राजस्थान के अंदर ये जीत के आए हैं, जो कि इनके नेता ये बोल के आए कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। 10 दिन के कर्जा छोड़ के आज 3 साल पूरे हो रहे जा रहे हैं, आज तक इनका कर्जा माफ नहीं हुआ है। इन्होंने जो बेरोजगार युवा हैं उनको बेरोजगारी भत्ता देने का वादा किया था, आज तक बेरोजगारी भत्ता बेरोजगारों को नहीं दिया है। रोजगार के लिए इन्होंने बहुत सारी घोषणाएं की थी कि हम इतने रोजगार दे देंगे, फलाना कर देंगे, लेकिन इन्होंने किसी भी तरीके का कोई वादा पूरा नहीं किया है। इसलिए जनता इनको इन दोनों उपचुनाव के अंदर जरूर हराएगी और भाजपा के दोनों कैंडिडेट जीत के आएंगे। मैं ये निश्चित रूप से कह रहा हूं कि बहुत अच्छे अंतराल से भाजपा के दोनों कैंडिडेट जीत के आएंगे। लेकिन सुरेश जी, हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बयान दिया था, उन्होंने कहा है कि जीत तो दोनों सीटों पर कांग्रेस की रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अगर कोई स्थान है तो वो चौथा स्थान है। दूसरा स्थान भी नहीं दिया उन्होंने आपको, तीसरा भी नहीं दिया, डायरेक्ट चौथे पर पहुंचा दिया। रंजना जी, ये हास्यास्पद बातें हैं। देखिए, ऐसा कहीं पे भी कुछ नहीं है। हमारे दोनों कैंडिडेट बहुत स्ट्रांग हैं और जीत के आएंगे। ये देखिए, ये तो नेता है, नेता तो कुछ भी बोल सकता है। नेता ने ये भी कहा था कि हम 10 दिन के अंदर कर्जा माफ कर देंगे। आप बता दीजिए, आज 60 लाख किसानों का कर्जा माफ हो गया है क्या? इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारी भत्ता दे देंगे, बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया है। आज बिजली की समस्या देखिए, आज राजस्थान के अंदर जो 1000 रुपए का बिजली का बिल आता था, वो आज 5000 10,000 रुपए का बिजली का बिल आता है। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं सुरेश जी, लोगों से त्रस्त हो चुके हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, जब आप सुनिए सर, थोड़ा सा सुन लीजिए। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त प्रदेश की जनता आपको देख रही है। इंडिया न्यूज राजस्थान प्रदेश का भरोसेमंद चैनल है, बड़ी तादाद में दर्शक आपको देख और सुन रहे हैं। और जब हमारे माध्यम से आप इस वक्त ये कहते हैं कि ये तो नेता हैं, ये कुछ भी कहेंगे, तो क्या आप इसकी भी प्रामाणिकता देते हैं, इसकी भी पुष्टि करते हैं कि आपकी तरफ से जो नेता बयान दे रहे हैं, आपके प्रदेशाध्यक्ष जो कह रहे हैं कि कांग्रेस लूट रही है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है, किसानों को उनका हक नहीं दे रही है, तो फिर ये भी क्या मात्र बयानबाजी है? नहीं, रंजना जी, हकीकत है। रंजना जी, हकीकत है। आज कानून व्यवस्था राजस्थान के अंदर देख लीजिए ना, कि आज राजस्थान की कानून व्यवस्था क्या हो रही है। मतलब आप कहेंगे तो हकीकत है, आप कहेंगे तो हकीकत है, और कांग्रेस की तरफ से अगर कोई बयान सामने आ रहा है तो वो मात्र नेता है तो बोलेंगे। नहीं, आज बिजली की सर, थोड़ा सा स्पष्टीकरण चाहिए सर, थोड़ा सा स्पष्टीकरण। ऐसे नहीं, थोड़ा सा स्पष्टीकरण। आपके नेता कहेंगे तो वो हकीकत है, और कांग्रेस के नेता कहेंगे तो वो बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। आज आप चलिए, ठीक है, बिल्कुल सत्य ठीक है। प्रतिष्ठा जी को आवाज मिल रही है, प्रतिष्ठा जी कर लेते हैं। ठीक है सर, किसानों को कर्जा माफ हो गया क्या? प्रतिष्ठा जी कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी अगर कुछ कह रही है तो वो हकीकत है। तमाम जो आप पर आरोप लग रहे हैं वो हकीकत है, और आप जो आरोप यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी पर लगा रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है और उनका कोई आधार नहीं है। जी, इनके बयान का तो इसी चीज से अनुमान लगाया जा सकता है कि इन्होंने खुद, जब मोदी सरकार सेंटर में बनी तो बाद में इन्होंने कहा कि ये जुमलाबाजी थी, ये तो जुमलाबाजी थी। जब कहा कि काला धन आया क्या, युवाओं को रोजगार दिए गए क्या, 2000 करोड़। सुरेश जी बात करने दीजिए, सुरेश जी बोलने दीजिए। जब आप बोल रहे थे तो वो कुछ नहीं बोल रही थी, बोलने दीजिए। ये जब ये लोग अपनी खुद की बात को जुमलाबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं, ये स्वीकार करते हैं इस चीज को, तो इनको तो दूसरों की बात झूठी नजर आएगी। लेकिन सरकार आज जिस तरह से, जितनी संवेदनशीलता के साथ गहलोत सरकार काम कर रही है, देश के जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इतने संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं प्रदेश के, इस वजह से हम दोनों सीटों पर बड़े मार्जिन से हमारी दोनों सीटें जीत रहे हैं कांग्रेस पार्टी की। ठीक है सुरेश जी, गर्ग साहब, यहाँ पर कुछ दिनों पहले जब रीट को लेकर प्रदेश में बवाल मचा था, जिसको लेकर किरोड़ी लाल मीणा
बेरोजगार छात्राओं के साथ उनके भविष्य के हक में बात करने के लिए धरने पर सारी रात उनके साथ बैठे, सारा दिन बैठे, चर्चा का हिस्सा सीधे धरना स्थल से वो हमारे साथ बने थे। तब जब उनसे मैंने सवाल किया था कि आप आज अकेले क्यों हैं, आपके पार्टी के बड़े नेता कहां हैं, विपक्ष के तौर पर अगर आप युवाओं के सबसे बड़े हितैषी बनते हैं तो बाकी चेहरे कहां हैं कतार में, आप अकेले क्यों हैं? तब उनका कहना था कि नहीं, कोई नहीं आ पाया। सवाल मैंने ये किया था कि चुनाव के दौरान तमाम बड़े नेता, यही नेता यहां कतार में आपके साथ जरूर नजर आएंगे वोट मांगने के लिए। मुद्दा होगा बेरोजगारी, महंगाई, किसान, तमाम तरीके के मुद्दों को लेकर पहुंचेंगे, लेकिन आज जब युवाओं को जरूरत है तो आप नहीं है। उन्होंने एक्सेप्ट किया था कि पार्टी एकजुट नहीं है और आज वही हो रहा है। चुनाव करीब आ रहे हैं तो आपके तमाम नेता सड़कों पर उतरने वाले हैं, रैलियां करेंगे, आरोप लगा रहे हैं राज्य सरकार पर। रंजना जी, बिल्कुल मैं कहना चाह रहा हूं कि किरोड़ी लाल जी के साथ में पूरी भारतीय जनता पार्टी है, पूरी भारतीय जनता पार्टी किरोड़ी लाल जी के साथ है। और जो रीट के अंदर जो घपलेबाजी और पेपर आउट किया है और अपने चहेतों को परीक्षा में पास कराने के लिए डमी कैंडिडेट बिठाए गए हैं, उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। हमारे पूरी भारतीय जनता पार्टी उसका आंदोलन करेगी। जब ये उपचुनाव खत्म हो जाएंगे, इसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, सांसद सब धरना प्रदर्शन करेंगे और गहलोत जी को सबक सिखाएंगे कि किस तरह से रीट के अंदर और पटवार परीक्षा के अंदर आप इंटरनेट बंद करने से क्या होगा, मोबाइल को बंद करने से क्या होगा, आप अपने जो सिपाही हैं या अपने पुलिस वाले हैं वो पकड़े जा रहे हैं, यानी कि आपके सरकारी कर्मचारी इसके अंदर रीट के अंदर इन्वॉल्व है। जब सरकार इस रीट के अंदर इन्वॉल्व है तो कैसे जनता को पकड़े जा रहे हैं? सुरेश जी, धरना कब करेंगे बताइए? आप कह रहे हैं ना कि रीट के खिलाफ धरना करेंगे, तमाम धांधलियां चल रही, धरना करेंगे, कब करेंगे? बिल्कुल अभी उपचुनाव खत्म होने के बाद में धरना चालू होगा। हम किरोड़ी लाल जी के साथ हैं और जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है प्रदेश के युवाओं को, जनता पार्टी विपक्ष की जरूरत है ताकि उनकी आवाज को उठाया जा सके, कहते हैं कि आपके नेताओं की जरूरत है आवाज उठाई जा सके, तो आप तब नहीं कराइए ना रीट की, सीबीआई इंक्वायरी कराइए। नहीं, आप चुनावों के बाद जो करेंगे धरना, उसका लॉजिक समझाइए सर। जब हम कह रहे हैं कि सीबीआई के दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा, वो तो ठीक बात है सर। इसके अंदर रीट के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है वो सामने आ जाएगा। आप क्यों डर रहे हैं? सर हम भी यही चाहते हैं और हर रोज, कल की भी डिबेट हमने उसी पे की थी कि पटवारियों की जो परीक्षा हुई थी उसमें भी धांधलियां देखने को मिली है। तो हम अपना काम कर रहे हैं, लेकिन आप मुझे ये बताइए चुनावों के बाद धरना देने के पीछे का लॉजिक बताइए। कभी पटवारी की परीक्षा, 2 दिन से पटवारी की परीक्षा हो रही है, उसके अंदर आए दिन डमी कैंडिडेट पकड़े जा रहे हैं, फर्जीवाड़ा पकड़े जा रहा है। कहां कानूनी व्यवस्था? इन्होंने जैमर लगा दिए, नेट बंद कर दिया। नेट बंद करने से हुआ क्या है? फिर भी पेपर तो आउट हुआ है ना इनका। आप जो उपचुनावों के बाद धरना करने वाले हैं सर, उसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्यों हम ये मांग कर रहे हैं कि रीट के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ है, रीट के अंदर जो मेन मास्टरमाइंड है, जो कांग्रेस के तथाकथित नेता हैं, उनको पकड़ा जाए और सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए, जिससे कि ये पता लग सके कि रीट के अंदर कौन कौन मिले हुए हैं। तो रीट में जब किरोड़ी लाल बैठे थे जाकर, अब तमाम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में होगा ना। अभी आपका उपचुनाव खत्म होने के बाद में धरना प्रदर्शन होगा हमारा। तो इतना समय क्यों ले रहे हैं आप? क्या कोई स्पेसिफिक प्लान तैयार किया जाएगा विपक्ष की तरफ से राज्य सरकार को घेरने के लिए धरने में? हम कह रहे हैं ना आपको कि उपचुनाव 28 तारीख को उपचुनाव खत्म हो रहे हैं, मतलब इसके बाद में हम आपको बता रहे हैं ना कि धरना प्रदर्शन होकर हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं। आए दिन हमारे नेता सब प्रदर्शन कर रहे हैं हर जगह। लेकिन जब किरोड़ी लाल खुद कहते हैं कि पार्टी एकजुट नहीं है, एक मक्त पर नहीं है, तो ऐसे में जनता आप पर भरोसा क्यों करे जब आपके पार्टी के अंदर की अंतर्कलह साफ तौर पर निकलकर सामने आ रही है? रंजना जी, ऐसा कहीं पे भी नहीं है। पार्टी एकजुट है और इस कांग्रेस को, जो कि भ्रष्टाचारी सरकार, बाड़े बंदर की सरकार है, उसको जनता सबक सिखाएगी। और हम बता रहे हैं आपको कि दोनों उपचुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जिस तरह से पहले पंचायतों के चुनाव हुए थे, जिसके अंदर हमारे सबसे ज्यादा जिला प्रमुख बने थे, उस तरह से हम दोनों ये उपचुनाव जीत के आएंगे और जनता सबक सिखाएगी कि किस तरह से इन्होंने बिजली की दरें बढ़ा रखी है, आए दिन बिजली की कटौती होती रही है, पानी की समस्या। आज केंद्र सरकार ने इनको पानी के लिए, जल संरक्षण के लिए 14,000 करोड़ रुपए का अलॉटमेंट किया है, लेकिन इन्होंने मात्र 600 करोड़ रुपए का खर्चा किया है। केंद्र सरकार आए दिन इनको हर तरीके से, आज वैक्सीनेशन के अंदर राजस्थान 6ठे स्थान पे है, तो केंद्र सरकार की और जनता को एक क्लैरिटी ऑफ थॉट देना चाह रही हूँ, मैं यही समझना चाह रही हूँ और हमारे माध्यम से प्रदेश की जनता जो इस वक्त आपको देख और सुन रही है, उनको एक क्लैरिटी ऑफ थॉट देना चाह रही हूँ।
जिनके बीच में आपके और आप तमाम बड़े चेहरे जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि भरोसा आप में वो दिखाएं, लेकिन आपके पार्टी के अंदर आपके अपने नेताओं का भरोसा आप में नहीं है, तो जनता आप में भरोसा क्यों दिखाए? हालांकि आप इस बात को नहीं मान रहे हैं, लेकिन किरोड़ी लाल मीणा बड़े नेता आपके पार्टी के हैं और वो ये कहते हैं, देखिए मैं आपको ये सुनवा भी सकती हूँ, जब उन्होंने ये कहा है कि चुनाव के दौरान हर कोई वोट मांगने के लिए पहुंचता है। जरा ध्यान से सुनिएगा सर। ऐसा नहीं है, आप कह रहे हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि वोट लेने के लिए पहुंचते हैं, उन्होंने कार्यक्रम की घोषणा कर दी। ना वोट लेने के लिए तो सभी पहुंचते हैं, कौन नहीं पहुंचता? कांग्रेस ने भी ये कहा था। सुना आपने सर, उन्होंने क्या कहा? वोट लेने के लिए सभी पहुंचते, कौन नहीं पहुंचता, कम से कम वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। मैं आपसे बस क्लैरिटी ऑफ थॉट चाह रही हूं, मैं सिर्फ क्लैरिटी ऑफ थॉट जानना चाह रही हूं। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूं, किरोड़ी लाल जी ने ये बोला है कि प्रदेश अध्यक्ष जी ने घोषणा कर दी है कि हम आंदोलन करेंगे, ये भी बोला है उन्होंने। आप वो चीज तो सुनिए ना रंजना जी, आप कैसे तो, मतलब ये चीज कह रहे हो? सर हमने उनको अप्रिशिएट किया, बोल रहे हैं कि मैं तो खुद कह रही हूं कि आप धरने पर बैठिए, इस वक्त प्रदेश के युवाओं को एक परीक्षा हो रही है, उसके अंदर जो घपलेबाजी हो रहा है उसको जरूर पकड़ना चाहिए। एक मजबूत विपक्ष के नेता के तौर पर आप उनके साथ में पहुंचिए। हम तो अप्रिशिएट कर रहे हैं इस मूव को, हमने कब मना किया, लेकिन पार्टी एकजुट नहीं है। जब वसुंधरा राजे सिंधिया बहुत बड़ा चेहरा है, बहुत बड़ा चेहरा है विपक्ष की पार्टी का, लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रही। सवाल पर पूरी तरीके से खामोश किरोड़ी लाल मीणा था। बहरहाल जिस तरीके से टिकट वितरण को लेकर भी समस्याएं सामने आई हैं और जिस तरीके की तस्वीरें सामने आई है, वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। प्रतिष्ठा जी, वल्लभ नगर जो है वो गढ़ है कांग्रेस का, धैर्यवद यहां पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक यहां से रहे थे। दोनों सीटों पर जीत का दावा जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करते हैं तो रोड मैप आपका क्या है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विधायक वहां से रह चुके हैं, वहां से उनको शिकस्त देना एक बहुत बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होने वाली है। कांग्रेस के लिए अभी जो गहलोत सरकार ने जो कोरोना के दौरान जो कार्य किए हैं वो हमारा रोड मैप है, विकास का हमारा रोड मैप है। हम विकास को लेकर गए हैं। सेंटर से जो महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के जो दाम है, युवा बेरोजगारों के साथ जो सेंटर ने बाद में उसको जुमलाबाजी कह दिया, 2000 करोड़ नौकरियां देने की इन्होंने बात की थी, उसको जुमलाबाजी करार दिया। किसानों की जो हालत है, एक साल भर होने को आया, ये लोग किसानों को नहीं मनवा पाए। तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर हम धैर्यवाद और वल्लभ नगर गए हैं और दोनों जगह हम जीत का दावा कर रहे हैं। और ये चीज आपको 2 तारीख को जब चुनाव परिणाम आएंगे उस टाइम ये बीजेपी को भी साफ नजर आ जाएगा कि लोगों ने किस तरह से कांग्रेस को लाइक किया है। ये लोग फूट की बात कर रहे हैं कि हम एकजुट है, इसका परिणाम आज भी इस चीज का सामने आया है कि सचिन पायलट जी जो रजौरिया इनके एक सांसद है, उनके नाम से पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं। आज बोल सचिन रहे पायलट थे जी की बोलने दीजिए, आप बोलने बाड़ेबंदी की सरकार है, कहाँ से बीजेपी सांसद के नाम पर इनके प्रदेश अध्यक्ष ने बैनर लगाए गए थे। सारा मौका आपको मिला है बोलने का सर, उनके पास ऑडियो नहीं जा पा रहा था। शुरुआत मैंने आपसे की है, आप ही को पूरा मौका दिया है सवालों के जवाब देने का, उनको मौका दीजिए ना सर। रजौरिया इनके सांसद है, उनके नाम से इनके प्रदेश अध्यक्ष के जन्मदिन पर उनके नाम पर जो इन्होंने बोर्ड लगाए थे, उनको खुद उन्होंने कहा कि ये मैंने नहीं लगाए। उसमें बीजेपी उसमें इन्होंने वसुंधरा जी की फोटो को नेगलेक्ट किया और वो बोर्ड अब हटाए गए हैं। इससे ज्यादा बड़ा और क्या उदाहरण होगा इनके लिए कि भाई बीजेपी की जो हालत वो क्या है। पार्टी कितने जो वादा किया था किसानों से, क्या उसे पूरा कर लिया गया है? बिल्कुल, किसानों का बहुत बड़ी मात्रा में कर्ज माफ किया गया है। और मैं गांव में रहती हूं, मुझे पता है इस बात का, जितने भी ये जो सरकारी बैंक से लोन हुए थे वो सारे माफ किए गए हैं। 1800 करोड़ रुपए का लोन माफ किया है, किसानों का कर्जा माफ किया है। इनका ये पूछो कि इनके जो गृह राज्य मंत्री है उनका खुद बेटा किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है और उनको आज तक सस्पेंड नहीं किया। क्या हम न्याय की उम्मीद कर सकते हैं? 1 साल से किसान जो धरने पर बैठे हैं उनके बारे में सुध लेने की इनके पास टाइम नहीं। 26 जनवरी को लाल किले के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं, वो किसान कहला सकते हैं क्या? जो देश के झंडे का अपमान कर रहे हैं वो किसान हो सकता है क्या? मुख्यमंत्री इतने जो देश के झंडे का अपमान कि जिन मुद्दों पर किसानों ने अपनी बात रखी उन सब मुद्दों पर
उनकी सुनवाई हुई है, उनके साथ खड़े रहे हैं और किसानों का पानी का मामला था उसको भी सॉर्ट आउट किया है। लेकिन आप लोगों जैसी आपके प्रधानमंत्री, आपके गृह मंत्री ने जो जिद कर रखी है किसानों के साथ, वो बिल्कुल ही अमान्य है और उसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा, पूरे देश के अंदर भुगतना पड़ेगा। किसानों के ऊपर जिस तरह से निर्मम हत्याएं की जा रही है, किसान आंदोलन को बदनाम करने की बार बार साजिश बीजेपी रच रही है, उस चीज का जवाब आपको देना पड़ेगा। ये देश की जनता कोई बेवकूफ नहीं है, आपके जुमलों में बार बार आने वाली नहीं है। सुरेश जी, आपके लिए मैं समझती हूँ ये दोहरी जंग है। मैं आपका इस पर व्यू जानना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है? सामने कांग्रेस पार्टी है जिसकी राज्य में सरकार है। दूसरी जंग में इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपकी अपनी पार्टी के भीतर ही अंतरकलह की जो स्थिति बनी हुई है या फिर जिस तरीके के विरोध के स्वर उठते हुए दिख रहे हैं, क्या उसे चुनाव में विभीषण की भूमिका में आते हुए आप देख रहे हैं? क्योंकि घर का भेदी लंका ढावे। दरियावत की अगर मैं बात करूं तो दिवंगत विधायक के बेटे को टिकट आपने नहीं दिया, जिसके बाद विरोध की आवाजें उठने लगी है, उस पर कैसे काबू पाइएगा? उसके बाद ही आप चुनाव लड़ पाएंगे, कांग्रेस पार्टी के विरोध में आप यहाँ पर मैदान में उतर पाएंगे, लेकिन पहले जो आपकी अपनी पार्टी से आपको विरोध का सामना करना पड़ रहा है, उससे आप कैसे जीतेंगे? रंजना जी, परिवारवाद को हमने खत्म किया है, परिवारवाद को कांग्रेस ने जन्म दिया है, हम परिवारवाद को खत्म कर रहे हैं। हाँ। और जहां तक गोपाल मीणा जी की बात कर रहे हो, वो आज हमारे प्रदेश के अंदर मंत्री हैं। हाँ। तो वो नाराजगी तो है ही नहीं, आज प्रदेश के मंत्री हैं और वहां पे इस तरह का कहीं पे कुछ ही तरीके का दारियाबाद के अंदर किसी तरीके का असंतोष नहीं है। गोपाल मीणा जी बीजेपी के साथ है, वो प्रदेश के मंत्री है, तो आप कैसे कह सकते हो कि वहां पे असंतोष है? और भारतीय जनता पार्टी बड़ी तादाद में तस्वीरें हमने देखी है जहां पर कन्हैयालाल मीणा के समर्थक, आप ही के पार्टी के कार्यकर्ता बीजेपी विरोधी नारे लगा रहे हैं, ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। सर, कैसे जुटला देंगे उन सभी तस्वीरों को आप? देखो रंजना जी, जब किसी का टिकट करता है तो असंतोष होता है, लेकिन वो असंतोष कुछ समय के लिए होता है, इसके बाद में वो अपना आप अपनी पार्टी की विचारधारा पे आ जाता है, पार्टी जो कहती है उसको मानता है। ये भारतीय जनता पार्टी का, ये नहीं बगावत नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का वो है, आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी संगठन के ऊपर विश्वास रखती है, संगठन के हिसाब से काम करती है, इसलिए ऐसा नहीं है। और वहां पे हम बड़ी संख्या में जीत के आए, जिस तरह का बहुमत से जीत के आएंगे का रहा है, उसके लिए पूरा हमारा प्रदेश एकजुट है। और आज भी गाँव में आप जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के अंदर अभी देखिए, अभी पंजाब के अंदर क्या हुआ है, कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या बोल रहे हैं कि मेरी बेइज्जती हुई है, तो इनके तो ये देखो, सचिन पायलट जी अलग चल रहे हैं और आपके मुख्यमंत्री जी अलग चल रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी अलग चल रहे हैं। कहां से कैसे कह सकते हो कि कांग्रेस एकजुट है? इनको अभी तक राज्य के अंदर से अध्यक्ष ही नहीं मिला, कार्यवाहक अध्यक्ष चल रहा है, इनका कोई अता पता नहीं है कि कब अध्यक्ष की घोषणा होगी, कब अध्यक्ष बनेगा। और आप G23 G23 एक ग्रुप बना रखा है, वो अपनी कांग्रेस की आलोचना करती है, कहां से आप कह सकते हो कि कांग्रेस एकजुट है? इन लोगों के अंदर। प्रतिष्ठा जी रुक जाइए, वो सवाल का जवाब दे रहे थे। प्रतिष्ठा जी, सवाल आपसे ये है, आज जब चुनावी जनसभाओं को प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत संबोधित कर रहे थे तो लगभग 2 करोड़ नौकरियों का वादा उन्होंने किया। बड़ा सवाल यह है कि जो तमाम परीक्षाएं हैं उनमें छात्र छात्राएं जब पास ही नहीं हो पाएंगे, उनकी मेहनत का फल उन्हें नहीं मिल पाएगा, तो नौकरियां कैसे आप सुनिश्चित करेंगे? मैं बात रीट एग्जाम्स की कर रही हूँ, पटवारी के एग्जाम हुए और अब 27 तारीख को RS का प्री एग्जाम होना है। जिस तरीके से धांधलियों की तस्वीरें सामने आई है वो भी किसी से छुपी नहीं है। एक बहुत बड़ी चुनाव से पहले बड़ी चुनौती प्रदेश सरकार के सामने यह है कि प्रदेश के छात्र छात्राओं का भरोसा कैसे जीता जाए। ये जो तस्वीरें आपको धांधली की नजर आ रही है, वो विशेष तौर पर ये इंगित करती है कि सरकार कितनी सक्रिय है इन धोखेबाजों को, जो ये डमी कैंडिडेट बैठा रहे हैं, इनको पकड़ने के लिए। लेकिन फायदा कहाँ हो रहा है मैडम? कोई भी इसके अंदर फायदा जाता है, आपकी सक्रियता से फायदा हो रहा है मैडम। इसी से रंजना जी, इसका फायदा ये होगा कि आने वाले टाइम में जो लोग इस तरह की घटनाएं करते हैं वो डरेंगे। जो इस तरह के निर्णय हैं, सस्पेंड किया गया है, जो सरकारी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, ये आ रहा आपके सामने आ रहा। अगर इनको नहीं पकड़ा जाएगा, ये तो इन लोगों का फैलाया हुआ 2013 में इनका RPSC का चेयरमैन पकड़ा गया था,
नकल कराते वक्त उस टाइम का इन लोगों का फैलाया हुआ जाल है, जिसके अंदर अध्यादेश को लेकर 17 अक्टूबर को यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से अध्यादेश को लेकर बात हुई थी, जहां पर बहुत ही कड़े प्रावधान उसमें शामिल करने को लेकर बात सामने आई थी। लेकिन अगर उसे लागू कर दिया जाता, अगर उसे अध्यादेश को आगे बढ़ाया जाता, उस पर कार्रवाई होती, तो कम से कम डर यहां पर इन तमाम धांधलियां करने वाले गिरोहों के भीतर पनपता, क्योंकि अनुचित उपकरणों का इस्तेमाल, गैर जमानती वारंट, गैर जमानती अपराध के अंदर आता। तमाम सरकारी कर्मचारी, अधिकारी भी यहाँ पर सीधे सस्पेंड हो जाते हैं और तमाम ऐसे शिक्षण संस्थान जो मदद कर रहे हैं ऐसी धांधलियों में, उनका भी लाइफ टाइम के लिए लाइसेंस रद्द हो जाता। तो कहीं ना कहीं वो खौफ, वो डर जो पनपाने की आवश्यकता है, वो पनपता और घटनाओं में कम से कम कमी देखने को मिलती। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। किस बात का और किस चीज का इंतजार किया जा रहा है? अध्यादेश भी जल्दी ही आ जाएगा। और आपने देखा कि रीट के अंदर ये चीज मुख्यमंत्री जी ने लागू कर दी थी कि कोई भी अगर संस्थान इसके अंदर लिप्त पाया जाता है तो उसकी लाइफ टाइम के लिए मान्यता रद्द की जाएगी। सरकारी जो जॉब में लोग हैं वो अगर इसमें लिप्त पाए जाते हैं धांधली के अंदर किसी भी तरह की, तो उनको भी सस्पेंड किया जाएगा। उनकी नौकरी का जो कैंडिडेट अगर पकड़ा जाता है तो उनको आगे के लिए उसके पाबंद किया जाएगा कि वो उनको इसके लिए अप्लाई ना कर सके। ये बहुत स्ट्रिक्ट निर्णय गहलोत सरकार ने लिए और अध्यादेश भी मुझे पूरी उम्मीद है कि गहलोत साहब जल्दी लेके आएंगे और उससे जो भी ये इस तरह के जो लोग हैं जो इस भर्तियों के अंदर युवाओं के साथ छलावा करते हैं, जो इस तरह का जाल है, ये लोग जल्दी पकड़े जाएंगे और इनके अंदर इतना भय व्याप्त हो जाएगा कि ये लोग इस तरह का काम नहीं करेंगे। चलिए प्रतिष्ठा जी, पूरी उम्मीद है कि इस अध्यादेश को लाने के पीछे जितनी खूबसूरत सोच है उतना ही ताकतवर इसका एग्जीक्यूशन हो, ताकि धरातल पर जब ये लागू हो तो इसका डर ऐसे तमाम बदमाशों, ऐसे गिरोहों में साफ तौर पर देखने को मिले। सुरेश गर्ग साहब, यहाँ पर बात मैं जो अंदरूनी कलह की कर रही थी वो इसलिए भी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है इस बात को सुनिश्चित करना कि पार्टी पूरी तरीके से एकजुट हो और उसके बाद ही प्रदेश की जनता को आप एकजुट कर पाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरों के जरिए साफ हम देख पा रहे हैं और समझ भी पा रहे हैं। रणजीत सिंह भिंडर की मैं बात कर रही हूं, उनको टिकट देने को लेकर जो बवाल उठा वो भी किसी से छिपा नहीं है। गुलाब चंद कटारिया के साथ जो उनका कोल्ड वॉर चला रहा है, क्या वल्लभ नगर की सीट पर भारी पड़ सकता है बीजेपी के लिए? ऐसा कुछ नहीं है रंजना जी, हमारे पार्टी के सभी जो वरिष्ठ नेता हैं सब एकजुट है और हम वल्लभ नगर और धारियाबाद दोनों सीटें जीत के आएंगे और अच्छे बहुमत से जीत के आएंगे और कहीं पर भी कोई विवाद नहीं है। देखिए, हमने परिवारवाद को खत्म किया है, धारियाबाद के अंदर हमने परिवारवाद को खत्म किया। ये कांग्रेस है वो परिवारवाद को जन्म देती है, तो हमने परिवारवाद को खत्म किया। लेकिन उसके लिए आपको समझना जरूरी है, उसके लिए आपको समझना जरूरी है कि भिंडर जी के पीछे रहे थे पिछले चुनावों में आप, तो ऐसे में कहीं आप ही खत्म ना हो जाए, इस बात को भी समझना जरूरी है, बीजेपी सीट से खत्म ना हो जाए। रंजना जी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी है। चलिए, भारतीय जनता पार्टी कभी खत्म नहीं होगी। अच्छी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी है विश्व की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी खत्म नहीं होती है। नहीं किया था क्या? दूसरी पार्टियों का अस्तित्व खत्म कर देती है भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन ये विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। हम फिर कह रहे हैं कि दोनों सीटें जीत के आ रहे हैं। चुनावों में देखेंगे। प्रतिष्ठा जी कुछ कह रही है? बिल्कुल, आप देखिए ना, जिला प्रमुख के चुनाव के अंदर सबसे ज्यादा सीटें हम लेके आए। सुरेश जी से कि जो राजसमंद में किरण महेश्वरी जी की बेटी को आपने टिकट दिया, जब परिवारवाद नहीं हुआ था क्या आपका? आपने वो टिकट कैसे दिया था? परिवारवाद की आप बात करते हैं, आपके जो मंत्री हैं उनके जो बेटे हैं वो बड़े बड़े जो बिजनेस पूरा वो संभाल रहे हैं, उनके पास पूरा चीजें आपके सामने आ रही है। आपके सरकार के सहयोगी अडानी की जो बंदरगाह है उस पर इतना बड़ा खेप ड्रग्स का पकड़ा जा रहा है, युवाओं को नशे में धकेला जा रहा है। इस तरह का पकड़ा गया वहाँ पे कानूनी कार्रवाई होती है, यहाँ पे पकड़ा जाता है, इसके बाद में सरकार परमिशन भी नहीं देती। आप ये बताइए, राजस्थान में इतने करप्शन में पकड़े गए उनको परमिशन भी दी है क्या आपने? किसी को भी कानूनी कार्रवाई करने की परमिशन नहीं दी जाती है। आपकी नीतियां तो आज खुले आम घूम रहे हैं, जो भी भ्रष्टाचार के अंदर राजस्थान में पकड़े जा रहे हैं वो खुले आम घूम रहे हैं। सरकार उनकी कार्रवाई करने के लिए परमिशन ही नहीं दे रही है। आज राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार नंबर 1 पे चल रहा है, अत्याचार में राजस्थान नंबर 1 है, बिजली के अंदर नंबर 1 है, सबसे ज्यादा बिजली की रेट है वो राजस्थान के अंदर है।
पानी की रेट है राजस्थान के अंदर है, किसानों का कर्जा माफ करने के लिए आज बता दिए किसी कौन से सरकारी बैंक का किसानों का कर्जा माफ कर दिया, महंगाई भत्ते जो महंगाई की आप बात कर रहे हैं सुरेश जी महंगाई की जो आप बात कर रहे हैं कि महंगाई राजस्थान में बहुत ज्यादा है, वाकई में ज्यादा है, लेकिन क्या देश के अन्य राज्यों में ज्यादा नहीं है महंगाई? बिल्कुल बिल्कुल। आज और केंद्र में किसकी सरकार है? जी रंजना जी, राजस्थान के अंदर देखिए 36% वेट है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा वेट है राजस्थान। और मध्य प्रदेश में बावजूद भी मध्य प्रदेश में सेल कम हो गई है। मध्य प्रदेश आप हरियाणा के अंदर निकालिए, गुजरात के अंदर निकालिए, यूपी के अंदर निकालिए, सबसे ज्यादा वेट अगर राजस्थान के अंदर है। और मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश का वेट बताइए, वहाँ आपकी सरकार है ना सर? आप 5 देखिए, दो बातें मत कीजिए, एक स्टैंड पर क्लियर रहिए। या आप कहते हैं कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट है, कांग्रेस की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में किसकी सरकार है और कितना वेट है, जरा ये बता दीजिए। आज 36% वेट है, आज 36% वेट है। आप बताइए ना कि राजस्थान को क्या फायदा हो रहा है अगर वेट मध्य प्रदेश में कितना वेट है? क्यों नहीं वेट कम कर देते हैं? मध्य प्रदेश में कितना वेट है? 36% से नीचे। हाँ ठीक है, कितना नीचे? मध्य प्रदेश के अंदर 30% वेट है पेट्रोल के ऊपर, 30%। क्या राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश का नंबर नहीं आता? जी बहुत होता, 6% का डिफरेंस है राजस्थान। नहीं, राजस्थान के बाद क्या मध्य प्रदेश का नंबर नहीं आता सर? वेट के अंदर सबसे ज्यादा रेट, सबसे ज्यादा अगर पेट्रोल और डीजल के दाम में वो राजस्थान में है ना। मैं बताऊं राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल की चोरी हो रही है या नहीं हो रही है? गुजरात से टैंकर भर के राजस्थान में सेल हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं? आज पेट्रोल पंप के मालिक है वो यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं, निकल रहे हैं। आज राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल के जो डीलर है वो यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं कि भैया ये जो बाहर से बायो डीजल आ रहा है उसको रोको, और गुजरात से जो फर्जीवाड़ा पेट्रोल भर के आ रहा है उनको रोकिए। सरकार सोई हुई है, नींदों के अंदर है, कहीं पर भी उसको चिंता नहीं है जनता को किस तरह से राहत देनी है। उसके बावजूद हम 55-56 रुपए लीटर पेट्रोल डीजल दे रहे थे, लेकिन आज जब कच्चे तेल के दाम जब कांग्रेस के बनिस्बत यूपीए की सरकार के बनिस्बत काफी कम है, उसके बावजूद पेट्रोल और डीजल के ऊपर आपने क्या कर रखा है? देश को किस तरह से महंगाई में 102 करोड़ मुफ्त वैक्सीन लगाई है कांग्रेस ने, 400 रुपए में लेके 1200 रुपए में बेची है। भ्रष्टाचार का नमूना है। 400 रुपए में वैक्सीन लेके 1200 रुपए में बेची है, ये तो तुम्हारा कांग्रेस का नमूना है। आज मोदी जी की सरकार राष्ट्र के अंदर है, वो नंबर 1 के हैं, विश्व के सबसे बड़ा नेता है। और आप देखिए कि 102 करोड़ वैक्सीन फ्री में दी है हमने। आज 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दे रहे हैं, 6000 रुपए किसान को किसान देखिए सुरेश, इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, रेलवे देश में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर जो वैट है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश में ही है, और दोनों राज्यों में आपकी सरकार है। अगर आप पूरा आरोप यहाँ पर राज्य सरकार यानी कि कांग्रेस पर मढ़ रहे हैं तो इस जिम्मेदारी को भी लीजिए कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है और वहां पर भी अत्याधुनिक वैट है। एक्सेप्टेंस होना चाहिए सर। हाँ तो हम कह रहे हैं ना रंजना जी, कम कीजिए ना, या जीएसटी कम कीजिए सर। आप जब कांग्रेस को कह रहे हैं राजस्थान में कम करने के लिए, तो आप मध्य प्रदेश में क्यों नहीं कम कर देते? रंजना जी मुझे ये बताइए, मुझे रंजना जी मेरी बात सुनिए। हाँ। हमारा 32 रुपए 90 पैसे पर लीटर पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी है। हाँ। आज राजस्थान के अंदर वेट 36% है। हाँ। वो परसेंटेज पे है। अगर पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ते हैं तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट को फायदा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को किसी 1 रुपए का फायदा नहीं होता। हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट फायदा उठा रही है। 32 रुपए 90 मध्य प्रदेश में स्टेट गवर्नमेंट फायदा उठा रही है सर। मैं राजस्थान की बात कर रहा हूँ। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा वेट है, मध्य प्रदेश में सेकंड नंबर पे हो सकता है, लेकिन आज अगर पूरे हिंदुस्तान में देखोगे तो राजस्थान में सबसे ज्यादा वेट है। इतने बड़े देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार वाला मध्य प्रदेश अगर दूसरे पायदान पर है तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? इतने बड़े देश में इतने सारे राज्यों के बीच आप जो है आज सबसे ज्यादा राजस्थान में उसमें तो आपको कोई चर्चा की जरूरत नहीं है। मैंने इनकार ही नहीं किया इस बात से। कर रहे हो, मैंने इनकार ही नहीं किया इस बात से। मैं मान रही हूँ इस बात को। नहीं सर, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, मैं बिल्कुल मान रही हूँ, मैं इनकार ही नहीं कर रही हूँ सर। कम से कम आप भी तो मानिए ना, आप भी तो मानिए ना, आप भी तो मानिए ना सर, आप भी मानिए ना। मैं तो मान रही हूँ, प्रतिष्ठा जी से सवाल भी लेना चाहिए, ठीक है, लेकिन आप भी मानिए, अंदर विरोध क्यों कर रहे हैं? आप भी मानिए कि आपकी सरकार भी वैट कम कर पाने में नाकामयाब मध्य प्रदेश में हुई है। आप भी मानिए,
रंजना जी, मैं कह रहा हूं कि मैं एक चीज को जानता हूं, आज सबसे ज्यादा वेट है राजस्थान में, इसके बावजूद भी आप ये इस मानने को तैयार नहीं है कि सब राजस्थान में पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा है। वो चीज तो फिर बोल रहे हो, तो फिर उसका हम भी तो ये कह रहे हैं ना कि आप मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई थी। जीएसटी काउंसिल के अंदर हमने ये मुद्दा उठाया था फाइनेंस मिनिस्टर ने कि साहब इसको पेट्रोल डीजल को जीएसटी में लाना चाहिए। राजस्थान के प्रतिनिधि सुभाष गर्ग जी वहां गए और उन्होंने उसका विरोध किया कि नहीं साहब, पेट्रोल और डीजल जीएसटी के अंदर नहीं आना चाहिए, इसको राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ना चाहिए। तो भैया, जनता को आप क्यों बेवकूफ बना रहे हो? अगर आप जनता के साथ में हो तो फिर जीएसटी काउंसिल में जब मीटिंग हुई थी तब बोलना चाहिए था कि जीएसटी के अंदर पेट्रोल डीजल आना चाहिए। क्यों नहीं फिर उस टाइम पे आपने मना किया था? तो भाई, जनता को बेवकूफ मत बनाओ। चलो, आज रंजना जी मैं एक चीज बताऊं, आज बिजली राजस्थान में सबसे ज्यादा है। आज जो 2.5 रुपए 3 रुपए पर यूनिट में बिजली परचेज की जाती है, बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं कि जनता को बेवकूफ नहीं बना रहे हैं। बहुत अच्छी बात आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। 5,000 नहीं, मैं 1,000 रुपए की जगह 5,000 रुपए गया, तो जनता को मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से जब आप ये कहते हैं कि जनता को बेवकूफ नहीं बनाना है, और इसीलिए बार बार मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं खुद बोल रही हूँ कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पेट्रोल और डीजल पर है वैट। यहां पर प्रतिष्ठा जी के सामने मैं इस बात को एक्सेप्ट कर रही हूं, लेकिन आपका एक्सेप्टेंस कहां है? आप क्यों नहीं मान रहे कि मध्य प्रदेश में आपकी सरकार जनता को बेवकूफ बना रही है? वहां पर अगर आप चर्चा का हिस्सा बनेंगे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तो इसी मुद्दे पर आप सरकार को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। इसे कहते हैं जनता को बेवकूफ बनाना। रंजना जी, मैं फिर वही चीज कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप बस इतना कह दीजिए कि मध्य प्रदेश में भी सबसे ज्यादा है। सर, आप कुछ मत कहिए, आप बस इतना कह दीजिए कि मध्य प्रदेश में भी सरकार द्वारा मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा, कहां से ज्यादा है? आज पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान में सबसे ज्यादा, तो मैं मध्य प्रदेश की कैसे तुलना कर सकता हूं? नंबर आ रहा है, दूसरे नंबर पर आपकी सरकार है, 6% आपकी सरकार है सर दूसरे नंबर के राज्य में। तो परसेंटेज तो देखिए ना, क्या फर्क पड़ता है? जनता तो परेशान है ना। रंजना जी, ये देखिए कि वहां पे परेशान है। क्यों नहीं छत्तीसगढ़ का नंबर आ रहा है? 30% है, यहाँ पे 36% है। क्यों नहीं पंजाब का नंबर आ रहा है? क्यों नहीं छत्तीसगढ़ का नंबर आ रहा है? अगर कांग्रेस ही इसकी जिम्मेदार है, अगर कांग्रेस ही इसकी जिम्मेदार है, नहीं सर सुनिए ना, इसके पीछे का लॉजिक समझिए, कुछ भी मत बोलिए। इलॉजिकल बातें नहीं, इलॉजिकल बातें नहीं, इलॉजिकल बातें नहीं। मैं तो एक चीज जानता हूँ, नहीं सर, जब हमारी सरकार थी जब 26%, इलॉजिकल जब हमारी सरकार थी जब 26%, हर बात के पीछे का अगर आपके पास लॉजिक है तो बात कीजिए। थोड़ा सा लॉजिक के साथ बात करते हैं। अगर आप सारा ठीकरा कांग्रेस पर ही मढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं छत्तीसगढ़ दूसरे पायदान पर है? क्यों नहीं पंजाब दूसरे पायदान पर है? क्यों मध्य प्रदेश दूसरे पायदान पर है? ये आप एक बताइए रंजना जी, मैं एक आपसे खुद से पूछना चाहता हूं, वेट परसेंटेज में डिफरेंस निकालिए ना, दूसरे नंबर से क्या है? आप परसेंटेज में डिफरेंस निकालिए ना, 30% और 36%। मैं मान रही हूं राजस्थान का सर्वाधिक है, मैं तो मान रही हूं राजस्थान का सर्वाधिक है, आप नहीं मान रहे। बताइए ना फिर, आपका एक्सेप्टेंस क्या है? मैं कह रहा हूं ना, तो फिर आप ये बताइए। तो हम ये कह रहे हैं ना, मैं तो लोकतंत्र का चौथे स्तंभ का एक हिस्सा होने के नाते, एक पत्रकार होने के नाते मैं मान रही हूं, आप तो मान भी नहीं रहे। हम भी ये कह रहे हैं कि जब एक नंबर पे जो है तो एक नंबर को दूसरे पायदान पे ला दीजिए आप दूसरे पायदान पे ला दीजिए। आप पहले पे तो मध्य प्रदेश चला जाएगा, राजस्थान को जो राजस्थान एक नंबर आपके लिए दूसरे पायदान पे ला दीजिए। पहले पर मध्य प्रदेश चला जाएगा, करिए ना, आप राजस्थान की जनता को राहत दीजिए, आप राजस्थान की जनता को राहत दीजिए ना, कोई बात नहीं, आप राजस्थान की जनता को राहत दीजिए। हम मानते हैं आप दूसरे पायदान पर डिफेंड नहीं कर पा रहे हैं, आप पहले पायदान पे पहुंचेंगे तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? आप लाए तो ठीक है, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, आप इधर उधर की बातें जब बहुत कर रहे हैं, आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे। मैं आगे बढ़ूंगी क्योंकि चर्चा को आगे बढ़ाना बहुत महत्वपूर्ण है। प्रतिष्ठा जी, वाकई में बहुत महत्वपूर्ण ये सवाल है क्योंकि महंगाई को लेकर प्रदेश की जनता पूरी तरीके से त्रस्त है। लगातार जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं वो एक बहुत बड़ी चुनौती आपके लिए उपचुनावों में होने वाला है। कितनी गंभीरता से पार्टी इसको ले रही है? क्या आने वाले समय में इसको जनता को इस लिहाज से राहत देने के लिए कोई रोड मैप तैयार किया गया है पार्टी की तरफ से? क्योंकि मांग लगातार इसी को लेकर उठ रही है कि महंगाई को कम किया जाए, क्योंकि सिर्फ पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ने के साथ ही हर स्तर पर महंगाई बढ़ती हुई नजर आ रही है। रंजना जी, जब बीजेपी की सरकार थी तब भी राजस्थान में वैट सबसे ज्यादा था। ये आज गहलोत सरकार ने ही नहीं बढ़ाया है वैट। जब बीजेपी की वसुंधरा सरकार थी उस वक्त भी राजस्थान नंबर 1 पर था वैट में, लेकिन जब अंतरराष्ट्रीय, जब यूपीए की सरकार थी तो उस वक्त अंतरराष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का जो दाम था वो क्या था और आज क्या है, उसके बावजूद यूपीए सरकार ने किस
रेट पर आपको तेल जनता को मुहैया कराया, डीजल पेट्रोल गैस की सब्सिडी उपलब्ध कराई। लेकिन आज सेंटर में इनकी सरकार है, महंगाई बढ़ती है गैस, डीजल और पेट्रोल के रेट के ऊपर। आप सेंटर में कच्चे तेल के अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में दाम कम होने के बावजूद आप लोग उससे वैट वसूल कर रही सरकार, आपकी सेंटर की सरकार, उसको कम आपको करना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए। आए दिन रेट बढ़ जाते हैं, थोड़ा नियंत्रण तो सेंटर सरकार का होना ही चाहिए। बात अगर राजस्थान की कर रहे हैं बार बार कि राजस्थान में वैट ज्यादा है, लेकिन मैं सुरेश जी से एक बात जानना चाहती हूँ, जब आपकी बीजेपी की गवर्नमेंट थी तब भी राजस्थान में देश में पहले नंबर पर वैट था। ये केवल कांग्रेस की सरकार के समय नहीं है, लेकिन बीजेपी की सरकार के समय भी था वैट सबसे ज्यादा राजस्थान में। लेकिन सेंटर की सरकार पूरे देश के लिए होती है और आम आदमी के लिए होती है, उसको इस पे ध्यान रखना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम जो इस तरह से बढ़े जा रहे हैं, उनको आए दिन बढ़ रहे हैं, उसको ऊपर कंट्रोल करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए। जवाब दीजिए सुभाष जी। हमारी जब सरकार थी तो 120 रुपए प्रति लीटर। ठीक है सुरेश जी, जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल रंजना जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हाँ मेरी बात सुनिए। पेट्रोल और डीजल के अंदर जब इनकी कांग्रेस की सरकार थी, यूपीए की गवर्नमेंट थी, इन्होंने साहब 1,44,44 के बॉन्ड इश्यू किए थे। उनको 8.5% पे बॉन्ड इश्यू किए थे और उनका पेमेंट आज हमको करना पड़ रहा है। आप देखिए कि उस टाइम पे किस तरह से जनता को बेवकूफ बनाया गया, कंपनी को बेवकूफ बनाया गया। जनता के लिए 1,44,000 करोड़ रुपए के जो बॉन्ड है, उनका इंटरेस्ट का पेमेंट अभी हमने किया है। वो आज वो 8.5% से मैच्योर होकर के अब हमको उसका बॉन्ड का पेमेंट करना पड़ रहा है। तो ये बताइए कि कहां से पैसा देंगे? जब यूपीए की गवर्नमेंट थी, बॉन्ड इश्यू कर दिए। अब बॉन्ड इश्यू कर दिए, जाने सरकार, आने वाली सरकार है वो जाने कि उसको पेमेंट किस तरह से करना है। आने वाले टाइम में आज हमको उसको भुगतना पड़ रहा है। 1,44,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड है, वो उनका पेमेंट आज हमको करना पड़ रहा है। और जहां तक चला रही थी, जहां तक क्रूड ऑयल की प्राइसेज है, जब कांग्रेस सत्ता में आई थी, इंटरनेशनल मार्केट के अंदर क्रूड ऑयल की प्राइसेज बढ़ गई है, सफर हमारे देश में रेट बढ़ रही है। आज डॉलर, हवाई जब यूपीए की गवर्नमेंट थी तब डॉलर थी 54 रुपए, कांग्रेस ने आज 74 रुपए है। आप ये देखिए प्राइसेज बढ़ गई है। इस तरीके से आप बोलेंगे चर्चा नहीं हो पाएगी। बड़ा समय की बहुत कमी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इन दोनों ही सीटों पर जो तमाम दावे यहाँ पर दोनों पार्टियों की तरफ से किए जाते, कितनी सक्सेसफुल दोनों ही पार्टियां होती हैं इन मुद्दों पर जनता का भरोसा हासिल करने में। फिलहाल सुरेश गर्ग साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रतिष्ठा यादव जी आपका भी बहुत शुक्रिया। दोनों सीटों पर 30 अक्टूबर को चुनाव होने, ऐसे में जनता अपने विवेक का इस्तेमाल तो करेगी, लेकिन दोनों ही राजनीतिक पार्टियां पूरी कोर कसर में जुट गई हैं। सभी ने एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया है और तमाम राजनेता इन पार्टियों के यही दावा कर रहे हैं कि इन सीटों पर उन्हीं की जीत होगी। हालांकि ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है यहाँ पर ब्रेक का। मुझे दीजिए इजाजत। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।